हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब श्रीकादिया। और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी की ये बुक चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टडी करने वाले हैं, मानव व्यवहार के आधार। और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मानव का जो व्यवहार है वो बायोलॉजिकली हम किस तरीके से डिपेंड करता है उसके विभिन्न तंत्रों और अंगों पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये हमने हर बार पढ़ा है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के व्यवहार को उसके शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक परिवर्तनों, अन्य क्रियाओं, मस्तिष्कीय कार्यों के संबंध में भी अध्ययन किया है। दैविक मनोविज्ञान में प्राणी के समस्त व्यवहार के अध्ययन को ही देखा जाता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो तंत्रिका कोशिका की संरचना है और उसके विभिन्न कार्य हैं, मस्तिष्क की संरचना है, उनके कार्य हैं, इन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है, ये हमें पता है। अनेक कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र विकसित होता है और यही अंग तंत्र शरीर के विशिष्ट कार्य को करते हैं। जैसे पाचन तंत्र जो है वो भोजन पचाने का काम करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त का परिसंचरण होता है। ऐसे कई विभिन्न अंग हैं जो विभिन्न तरीके के कार्य करते हैं। मानव का व्यवहार जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा निर्धारित होता है, या तंत्रिका तंत्र की बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। शरीर में संवेदनाओं को संवेदी अंगों से ग्रहण करने, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने और मस्तिष्क द्वारा प्रदत्त सूचनाओं, निर्णयों को संबंधित अंगों या पेशियों तक लाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा ये संपादित होता है। अब तंत्रिका तंत्र की यहाँ पर बात करें तो तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती है। तो तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वे क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती है। यह कोशिका शरीर की अन्य कोशिकाओं से आकार, संरचना, कार्य में बिल्कुल भिन्न होती है। तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत और सबसे छोटी इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को विद्युतीय आवेग में परिवर्तित करने का कार्य करती है। तो जितने भी हमें उद्दीपक प्राप्त होते हैं शरीर के द्वारा, उनको विद्युतीय आवेग में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है? इन सूचनाओं को विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में ग्रहण करती है, संवहन करती है और अन्य कोशिकाओं तक इनको भेजने का कार्य भी यही करती है। तो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। फिर ये कोशिकाएं ज्ञानेंद्रियों, संवेदी अंगों से तथा अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से सूचना प्राप्त करती है। फिर उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाती है। शरीर के विभिन्न भागों से ये सूचनाओं का संग्रहण करती है तंत्रिका कोशिकाएं और उनको मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाती है। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशीय सूचना को पेशीय अंगों, मांसपेशियों और ग्रंथियों तक ले जाती है। यानी जो निर्देश इनको मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको पेशीय अंगों तक ले जाती है। मांसपेशियों और ग्रंथियों तक ले जाने का कार्य भी किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही होता है। शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ने का काम भी कौन करती है? तंत्रिका कोशिकाएं करती है। यानी देखा जाए तो इनमें सूचनाओं का प्रवाह करने का कार्य होता है तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, यहाँ हम इनका अध्ययन करेंगे। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है संवेदी, दूसरी है पेशीय और तीसरी है सहचर्य तंत्रिकाएं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे संवेदी तंत्रिकाओं की। संवेदी तंत्रिकाएं जिन्हें सेंसरी नर्व्स कहा है, वे तंत्रिकाएं जो तंत्रिका आवेग को बाहरी संवेदनाओं को प्राप्त करने वाली ज्ञानेंद्रियों से तथा इन ज्ञानेंद्रियों में स्थित ग्राहक कोशिकाओं से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। तो संवेदी तंत्रिकाएं कौन सी हो गई? कि विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? संवेदी तंत्रिकाएं करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु की सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है? संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा होता है।
इन्हें अभिवाही तंत्रिकाएं भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अभिवाही तंत्रिकाएं भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेशीय तंत्रिकाएं। पेशीय तंत्रिकाएं क्या होती है? अब शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाएं यहाँ पर मस्तिष्क तक पहुँचा दी गई है। अब मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से जो प्राप्त सूचनाएं हैं उन निर्देशों को उस संबंधित अंगों जैसे उससे प्रभावित जो भी मांसपेशियां हैं या ग्रंथियां हैं उन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पेशीय तंत्रिकाएं ये कार्य करती है। सूचनाओं को लाने का कार्य कौन करता है? संवेदी तंत्रिकाएं। और सूचनाओं को वापस पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? पेशीय तंत्रिकाएं कर रही है। जैसे वस्तु को देखने पर मस्तिष्क द्वारा उसे छू कर देखने का निर्णय पेशी न्यूरॉन्स द्वारा ही हाथ की मांसपेशियों तक पहुंचाया जाता है। इन्हें अपवाही तंत्रिकाएं भी कहते हैं। तो पेशीय तंत्रिकाओं का दूसरा नाम क्या है? अपवाही तंत्रिकाएं हैं। और संवेदी तंत्रिकाओं का दूसरा नाम क्या है? अभिवाही तंत्रिकाएं है। ये क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपकी साहचर्य तंत्रिकाएं। साहचर्य तंत्रिकाएं क्या होती है? ये तंत्रिकाएं केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु में ही पाई जाती है। ये तंत्रिकाएं संवेदी और पेशीय तंत्रिकाओं में संबंध और साहचर्य का कार्य करती है। यानी संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा जो संवेग लाए गए हैं और पेशीय तंत्रिकाओं द्वारा जो संवेग दिए गए हैं इनके बीच का कार्य कौन करती है? साहचर्य तंत्रिकाएं करती है। उपयुक्त तीनों प्रकार की तंत्रिकाएं आपस में समन्वित होकर कार्य करती है। एक बैलेंस रहता है इनके बीच में, जिससे व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो तुरंत आपका हाथ हट जाता है। तो ये एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है कि तंत्रिका तंत्र में जैसे ही आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाई तो वहाँ से संवेदनाएं कहाँ पहुँची? आपके मस्तिष्क तक। मस्तिष्क ने आदेश दिया साहचर्य तंत्रिकाओं के द्वारा कि ये गर्म है और इसे हाथ को हटाना है। तो तुरंत आपकी संवेदनाएं पेशीय तंत्रिका द्वारा कहाँ तक पहुँच गई? हाथ तक पहुँच गई और आपने वहाँ से इस हाथ को हटा लिया। तो इस तरीके से तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। अब तंत्रिका कोशिका की संरचना की अगर बात करें तो मानव तंत्रिका तंत्र में 12 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 12 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। आकृति, आकार और रासायनिक संरचना और प्रकार्य में एक दूसरे से ये भिन्न होती है। इन विभिन्नताओं के बावजूद इनमें 3 मूलभूत घटक समान रूप से पाए जाते हैं और वे है इनके कार्य और पार्श्व तंतु और अक्ष तंतु। अब सबसे पहले हम काय को पढ़ेंगे। तो काय जो है उसे सोमा कहा गया है। काय कोशिका तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें कोशिका में केंद्रक तथा अन्य संरचनाएं पाई जाती है। तो काय में केंद्रक पाया जाता है और दूसरी संरचनाएं भी इसमें पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं की आनुवांशिक सामग्री केंद्रक में संचित होती है और यह कोशिका के पुनरुत्पादन और प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय होती है। तो तंत्रिका कोशिका के पुनरुत्पादन और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसमें होता है? काय में होता है। इसमें न्यूरॉन का जीवन निहित होता है। इसका एक कार्य तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ एवं जीवित रखना होता है। तो तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ एवं जीवित रखने का कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? काय के द्वारा संपादित होता है। किसी कारण से काय अगर नष्ट हो जाए तो तंत्रिका कोशिका कार्य करना बंद कर देती है। काय का दूसरा कार्य क्या है? शाखिका द्वारा तंत्रिका आवेग के रूप में लाई गई सूचनाओं को ग्रहण कर उसे आगे संरचित करना। तो तंत्रिका आवेग के रूप में जो सूचनाएं आती है उन्हें आगे संरचित करने का कार्य भी किसके द्वारा होता है? काय के द्वारा होता है। यह तंत्रिका तंत्र का यह एक यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? शाखाओं की तरह ही विशिष्ट संरचना वाले होते हैं जो कि काय कोशिका से निकलते हैं। ये तंत्रिका कोशिका के ग्रहण करने वाले सिरे होते हैं। इन्हें शाखिकाएं भी कहा जाता है। इनका कार्य जो है वो निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका से या सीधे संवेदी अंगों से आने वाले तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करना होता है। अब डेंड्राइट्स जो होते हैं वो विशिष्ट ग्राहक होते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? विशिष्ट ग्राहक होते हैं जो किसी विद्युत रासायनिक या जैव रासायनिक संकेत के मिलते ही सक्रिय हो जाते हैं। ग्रहण किए हुए संकेत काय कोशिका द्वारा आगे भेजे जाते हैं। अक्ष तंतु, एक्सॉन जिसे कहा है, तीसरा इसका पार्ट है। एक्सॉन्स क्या है?
तंत्रिका कोशिका के उस भाग को एक्सॉन या अक्षतंतु कहा जाता है जो काय से लंबवत निकला होता है और यह काय से सूचना प्राप्त कर इसे अन्य तंत्रिका कोशिकाओं और मांसपेशियों में भेजता है। अक्षतंतु अपनी लंबाई के साथ साथ सूचना का संवहन भी करता है। इसकी लंबाई मेरुरज्जु में कई फीट तक और मस्तिष्क में 1 मिलीमीटर से कम हो सकती है। अंतिम सिरे पर अक्षतंतु छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है अंतस्थ बटन, टर्मिनल बटन जिन्हें कहते हैं। यहाँ पर इसी भाग से एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका या ग्रंथियों और मांसपेशियों में सूचना भेजी जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं सामान्यतः एक ही दिशा में सूचना का संवहन करती है, अर्थात पार्श्व तंतु से काय कोशिका, फिर अक्षतंतु और वहां से अंतस्थ बटन तक। किस तरीके का है इनका जो प्रोसेस है संवहन का? सबसे पहले पार्श्व तंतु से काय कोशिका, फिर अक्षतंतु और वहां से अंतस्थ बटन। अर्थात अन्य तंत्रिकाओं से सूचना ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? पार्श्व तंतु ही करता है। अब यहाँ पर अधिकतर तंत्रिकाओं में जो एक्सोन है वो एक आवरण से ढका रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। जिस आवरण से एक्सोन ढका रहता है उसे क्या कहा जाता है? माइलिन शीथ कहा गया है। यह आवरण सतत न होकर थोड़ी थोड़ी दूर पर दबा हुआ होता है। इन दबे हुए स्थानों को रेनवियर पॉइंट्स कहते हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर कहा गया है, रेनवियर बिंदु इन्हें कहा गया है। माइलिन शीथ और रेनवियर बिंदु सूचनाओं के संचरण की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो सूचनाओं के संचरण की गति को बढ़ाने में कौन सहायक होते हैं? माइलिन शीथ और रेनवियर बिंदु। तंत्रिका कोशिका के कार्य। अब यहाँ पर हम तंत्रिका कोशिका के कार्य यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है? शरीर में सूचनाओं का संरक्षण करना, सबसे मेन कार्य इसका यह है। तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं तंत्रिका आवेग के रूप में प्रवाहित होती है। तंत्रिका आवेग से तात्पर्य क्या है? एक अति लघु अवधि के लिए एक्सॉन में प्रभावित होने वाली वैद्युतीय सूचना। तो हमारे जितने भी संवेग है वो किस तरीके से संरचित होते हैं? वैद्युतीय सूचनाओं के रूप में संरचित होते हैं। इसे स्पाइक कहा गया है। क्या कहा गया है? इस वैद्युतीय सूचना को स्पाइक कहा गया है। जब उद्दीपक ऊर्जा ग्राहकों तक पहुंचती है, तब तंत्रिका समर्थता में विद्युत परिवर्तन होने लगता है। उद्दीपक ऊर्जा जो है वो ग्राहकों तक पहुंचती है और तंत्रिका समर्थता में विद्युत परिवर्तन होने लगता है। तंत्रिका कोशिका की सतह पर विद्युत समर्थता में आकस्मिक परिवर्तन को तंत्रिका समर्थता कहते हैं। हमारे यहाँ से जो उद्दीपक उत्पन्न हुए हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा जब वो ग्रहण होते हैं तो उनमें विद्युत परिवर्तन होते हैं और ये जो आकस्मिक परिवर्तन होते हैं इन्हें क्या कहा गया है? तंत्रिका समर्थता कहा गया है। नेक्स्ट इसके बाद है कि जब उद्दीपक ऊर्जा अपेक्षाकृत कमजोर होती है तब विद्युत परिवर्तन इतने कम होते हैं कि तंत्रिका आवेग उत्पन्न नहीं हो पाते और हम उस उद्दीपक को अनुभव नहीं करते। यानी जैसे ही धीरे से अगर हमारे शरीर के साथ कुछ हुआ है और अगर हमें वो उद्दीपक अगर कमजोर है तो उसके द्वारा होने वाला विद्युत परिवर्तन भी क्या होगा? कमजोर होगा और वो हमें अनुभव ही नहीं होगा। यदि उद्दीपक ऊर्जा जो है वो अपेक्षाकृत अगर सशक्त होती है तो उससे उत्पन्न जो विद्युत आवेग होगा वो भी सशक्त होगा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर संवाहित होता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक वह पहुंच जाता है। तंत्रिका आवेग की शक्ति उसको उत्पन्न करने वाले उद्दीपक की शक्ति पर निर्भर नहीं करती। तंत्रिका आवेग की जो शक्ति है वो उसको उत्पन्न करने वाले उद्दीपक की शक्ति पर निर्भर नहीं करती। तंत्रिका तंतु पूर्ण या शून्य सिद्धांत पर काम करते हैं। तो तंत्रिका तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? शून्य सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब है या तो वो पूरी तरीके से अनुक्रिया करेंगे या फिर वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये चीज़ किस नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे यहाँ पर तंत्रिका कोश संधि जिन्हें सिनेप्स कहा गया है। तंत्रिका तंत्र में कोई सूचना
एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक तंत्रिका आवेग के रूप में संचारित होती है। एक अकेली तंत्रिका कोशिका तंत्रिका आवेग को अपने अक्षतंतु की लंबाई भर की दूरी तक ले जा सकती है। यानी जो ये तंत्रिका में यहाँ पर तंत्रिका तंत्र है, ये आपका काय है, यहाँ से आपके डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, ये आपका यहाँ पर अक्षतंतु है और इससे लास्ट में यहाँ पर भी कनेक्शंस डेंड्राइट्स निकले रहते हैं। तो अकेली जो तंत्रिका कोशिका है, ये पूरी कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका कहलाती है। और अकेली तंत्रिका कोशिका तंत्रिका आवेग को अपने अक्षतंतु की लंबाई भर दूरी तक ले जाती है। यानी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो एक तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचना का जो संवहन है वो बस इतनी दूरी तक ही हो सकता है। जब किसी आवेग को शरीर के दूसरे हिस्से तक भेजना है तो इस प्रक्रिया में फिर क्या होगा? इस प्रक्रिया में बहुत से तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ पर काम लेगी। इस प्रक्रिया में एक तंत्रिका कोशिका बहुत विश्वसनीय तरीके से सूचना को अपनी निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका में भेजती है। एक तंत्रिका कोशिका कभी भी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी नहीं होती, बल्कि वहाँ दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को संधिस्थलीय खंड या सिनेप्स कहा जाता है। क्या होता है कि एक तंत्रिका कोशिका कभी भी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी नहीं होती है और उन दोनों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है और इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है? संधिस्थलीय खंड या फिर सिनेप्स इसको कहा गया है। एक तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका आवेग सिनेप्स से होते हुए विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अक्षतंतुओं में तंत्रिका आवेग का संवहन विद्युत रासायनिक होता है, जबकि संधिस्थलीय संचरण की प्रकृति रासायनिक होती है। ये रासायनिक पदार्थ तंत्रिका संचारक कहलाते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं में तो जो संवेग है वो विद्युत रासायनिक संवेग होते हैं, जबकि संधिस्थलीय संचरण में ये सिर्फ रासायनिक होते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं जो संवेगों का संचरण करते हैं, इन्हें संचारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें संचारक कहते हैं। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र का क्या रोल है यहाँ पर? तो तंत्रिका तंत्र जो है वो सर्वाधिक जटिल और विकसित तंत्र है। तंत्रिका तंत्र समग्र रूप से कार्य करता है, तथापि स्थिति और कार्य के आधार पर कई हिस्सों में ये बांटा जा सकता है। स्थिति के आधार पर तंत्रिका तंत्र दो हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। स्थिति के आधार पर तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला आपका क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये स्थिति के आधार पर, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो कपाल और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। कपाल और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाने वाला जो भाग है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु इस तंत्र के अवयव हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से दो पार्ट आएंगे? मस्तिष्क आएगा और आपकी क्या आएगी? बैकबोन यानी मेरुरज्जु यहाँ पर आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आएगी। मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसके अवयव है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है उसे पुनः कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में विभक्त किया गया है। कायिक तंत्रिका तंत्र यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो ऐच्छिक प्रकार्यों से संबंधित है, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो उन कार्य को करते हैं जिन पर हमारा कोई ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता, जैसे हृदय का धड़कना। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर दो भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में यहाँ पर बांटा गया है, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है कायिक और दूसरा है यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र का कार्य है ऐच्छिक, यानी किसी चीज़ को हम उठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, ये सब ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा। कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा हृदय का धड़कना है, ब्लड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त परिसंचरण, श्वसन तंत्र है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में।
चलिए हम स्टडी करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिक क्रियाओं का केंद्र है। यह आने वाली समस्त संवेदी सूचनाओं को संगठित करता है, सभी प्रकार की संज्ञानात्मक क्रियाएं करता है, मांसपेशियों और ग्रंथियों को प्रेरक आदेश देता है। ऐसी धारणा है कि मानव मस्तिष्क करोड़ों वर्षों में निम्न स्तर के पशुओं के मस्तिष्क से विकसित हुआ है। यह विकासात्मक प्रक्रिया अभी भी जारी है कि ऐसा माना जाता है कि पहले के जो लोग थे वो निम्न स्तर के पशुओं के मस्तिष्क से हम लोग डेवलप हुए हैं और हमारा जो अभी विकास है वो अभी भी जारी है। एक वयस्क मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम होता है। एक वयस्क मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम होता है। इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है। कितनी अरब? 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है। मस्तिष्क संरचनाओं क्षेत्रों में संगठित है जो विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मस्तिष्क। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मस्तिष्क की स्टडी करेंगे कि ब्रेन क्या है। सिर की खोपड़ी में ये स्थित होता है, वहाँ ये सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जिसे फोर ब्रेन कहते हैं, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और बृहद मस्तिष्क सम्मिलित हैं। दूसरा है आपका मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। ये क्या होता है? अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। पश्चिम मस्तिष्क, इसमें मेडुला, सेतु, अनुमस्तिष्क आदि शामिल होते हैं। तो इसे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को आप देख लीजिए। पीयूष ग्रंथि हमारे यहाँ स्थित है। चेतन अचेतन भाग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पीनियल ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में यहाँ पर स्थित है। अनुमस्तिष्क और मेरू रज्जु का किस तरीके से मस्तिष्क में कनेक्शन है, ये सब यहाँ पर दिया गया है। अब हम अग्र मस्तिष्क की यहाँ पर बात करेंगे। अग्र मस्तिष्क का भाग कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए, अग्र मस्तिष्क का जो भाग है वो यहाँ से हम स्टडी करेंगे। अग्र मस्तिष्क को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है क्योंकि यह सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, प्रेरक और क्रियाकलापों को संपादित करता है। हम अब अग्र मस्तिष्क के मुख्य भागों की चर्चा करेंगे। इसके मुख्य भाग कौन से हैं? अधश्चेतक, चेतक और प्रमस्तिष्क। कौन से हैं इसके मुख्य भाग? अधश्चेतक, चेतक और प्रमस्तिष्क। अधश्चेतक इसे हाइपोथैलेमस भी कहा गया है। अधश्चेतक को क्या कहा गया है? हाइपोथैलेमस भी कहा गया है। सबसे छोटे भाग में से अधश्चेतक एक है। मस्तिष्क का जो सबसे छोटा भाग है वो हाइपोथैलेमस है, पर इसका व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सांवेगिक और अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में शामिल शारीरिक प्रक्रियाओं को यह नियमित करता है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन और कामोत्तेजना आदि किससे नियंत्रित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस से ये सब चीज़ें नियंत्रित होती है। यह शरीर के आंतरिक वातावरण यथा हृदय गति, रक्तचाप, तापमान को नियंत्रित और नियमित भी करता है। तो हमारे शरीर का तापमान किससे नियमित और नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। और हाइपोथैलेमस का एक और बड़ा काम क्या है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन हैं उनको भी नियमित करता है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं उनको नियमित करने का कार्य किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। सेकंड आता है आपका थैलेमस। थैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस के ऊपरी हिस्से पर अंडाकार रूप में स्थित होता है। यह एक प्रसारण जो आपका स्टेशन है यानी रिले स्टेशन जिसे कह सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सभी संवेदी संकेतों को ग्रहण करके वल्कुट के उपयुक्त हिस्सों में ये भेजता है। वल्कुट यानी कॉर्टेक्स से निकलने वाले सभी बहिर्गत प्रेरक संकेतों को भी ग्रहण कर शरीर के उपयुक्त भागों में भेजता है। यानी सूचनाओं को ग्रहण करना, यहाँ देखिए, सूचनाओं को ग्रहण करना यह है आपका थैलेमस और यह है आपका हाइपोथैलेमस। ये आपका थैलेमस और ये आपका
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सबसे छोटा पार्ट है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और थैलेमस के द्वारा जो सूचनाएं आती है उन सूचनाओं के अनुसार अनुक्रिया के आदेश यहाँ पर थैलेमस के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद आता है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। जो है प्रमस्तिष्क, इसको क्या कहते हैं, वल्कुट, सेरेबल कॉर्टेक्स इस नाम से भी जाना जाता है। प्रमस्तिष्क को किसके नाम से जाना जाता है, सेरेबल कॉर्टेक्स यानी वल्कुट के नाम से भी प्रमस्तिष्क को जाना जाता है। और ये सब किसके भाग है, अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। यह भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, भाषा, समस्या समाधान, इन सब में किसका योगदान होता है, प्रमस्तिष्क का योगदान होता है। मानव मस्तिष्क के कुल परिमाण का 2/3 यानी 2/3 भाग किसका होता है, प्रमस्तिष्क का होता है। इसकी सघनता जो है वो 1.5 mm होती है। यहाँ से लेकर इसकी एक रेंज है 1.5 mm से 4 mm तक इसकी सघनता होती है, जो मस्तिष्क की पूरी तरीके से मस्तिष्क को ढक लेती है। मस्तिष्क 2 बराबर अर्ध भागों में विभक्त है जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फेयर जिसे कहा है प्रमस्तिष्क के 2 बराबर अर्ध भागों को। यद्यपि दोनों गोलार्ध देखने में एक जैसे लगते हैं, किंतु प्रकार्यात्मक रूप से एक गोलार्ध सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। उदाहरणतः बायां गोलार्ध सामान्यतः भाषा संबंधी व्यवहारों को नियंत्रित करता है और जो दायां गोलार्ध है वो प्रतिमाएं, देशिक संबंध, प्रारूप, प्रत्याभिज्ञान जैसे विशिष्ट कार्यों को संभालता है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका अगर ब्रेन है तो उसको राइट और लेफ्ट भाग में अगर बांटा जाए तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारी लेफ्ट लैंग्वेज को नियंत्रित करेगा, जबकि राइट जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को नियंत्रित करता है। यहाँ पर क्लियर है, राइट जो है वो क्रिएटिविटी को हमारे नियंत्रित करता है, जबकि जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारे किसको नियंत्रित करता है, लैंग्वेज को यहाँ पर कंट्रोल करता है। ये दोनों गोलार्ध तंतुओं के समूह से जुड़े होते हैं जिसे महासंयोजक पिंड या कार्पस कोलासम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्पस कोलासम। दोनों गोलार्ध जिन तंतुओं के समूह से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा गया है, कार्पस कोलोसम कहा गया है। यह दोनों गोलार्ध के बीच संदेश लाने और ले जाने का कार्य करता है। तो दोनों गोलार्ध के बीच संदेश लाने और ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है, कॉर्पस कोलोसम के द्वारा होता है। तो ये जो 3 पार्ट थे वो किसके पार्ट थे, ये पार्ट थे हमारे अग्र मस्तिष्क के पार्ट थे। ये देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ये सेरेब्रम। ये सेरेब्रल जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला पार्ट है, हाइपोथैलेमस सबसे छोटा पार्ट है और थैलेमस जो है वो यहाँ पर निश्चित है। हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन नियंत्रित, बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित होता है। थैलेमस के द्वारा सूचनाएं आगे भेजता है। कौन सी सूचनाएं, जो सेरेब्रल से हमें सूचनाएं मिलती है उनको आगे भेजने का काम किसके द्वारा होता है, थैलेमस के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यहाँ पर हम देखते हैं। मध्य मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है तथा यह पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है। इसमें चाक्षुष और श्रवण संवेदनाएं पाई जाती है। मध्य मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारे भाव अनुभूति के लिए यह उत्तरदायी होता है। तो हमारी भाव अनुभूति के लिए कौन उत्तरदायी होता है, रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उत्तरदायी होता है। संवेदी सूचनाओं को नियमित करके यह हमें सजग और सक्रिय बनाता है। पर्यावरण से प्राप्त सूचनाओं के चयन में भी यह हमारी सहायता करता है। रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मध्य मस्तिष्क में जो हमें सजग और सक्रिय बनाने का कार्य करती है। थर्ड है आपका पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा जो मेरुरज्जु से सटा रहता है। यह मूलभूत जीवन सहायक गतिविधियों जैसे श्वास लेना, हृदय गति,
रक्तचाप को नियमित करता है। यानी ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, श्वास लेना, हृदय गति, रक्तचाप, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये आपकी नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या कहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा को जीवन का आधार केंद्र माना है। अब इसमें हम इसके पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेतु, जिन्हें पोन्स कहा गया है। एक और यह मेडुला से और दूसरी ओर मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है। पोन्स जो है वो हमारे कानों द्वारा संचारित श्रवणात्मक संकेतों को ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सेतु निद्रा रचना तंत्र से जुड़ा होता है, विशेषतः स्वप्न निद्रा से। इसमें ऐसे केंद्रक होते हैं जो चेहरे की अभिव्यक्ति और श्वास प्रश्वास संचालन को भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को सेरेबेलम भी कहा गया है। पश्च मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा है। अपनी झुर्रीदार सतह से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह शारीरिक मुद्रा एवं संतुलन को बनाए रखने, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हमारी शारीरिक मुद्राओं और हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। मस्तिष्क के इस भाग के ही कारण हम कैसे चलें, साइकिल पर कैसे चढ़ें या नाचने की जो हमारी भाव भंगिमाएँ हैं, ये सब अपने आप होती है। इनके लिए हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता। तो इन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? अनुमस्तिष्क है। नेक्स्ट आता है आपका मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड जिसे कहा है। एक लंबी रस्सी की तरह तंत्रिका तंतुओं का एक समूह है। ये मेरुदंड के अंदर पूरी लंबाई तक जाता है। इसका एक हिस्सा मस्तिष्क के मेडुला से जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा एक पूंछ के अंतिम हिस्से की भांति मुक्त रहता है। पूरी लंबाई तक इसकी संरचना एक जैसी होती है। मेरुरज्जु का मध्य भाग तितली के आकार के समान होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरुरज्जु के मध्य भाग किसके जैसा होता है? तो तितली के आकार के समान होता है। यह भाग धूसर द्रव्य का बना होता है। धूसर द्रव्य के चारों ओर मेरुरज्जु का श्वेत द्रव्य होता है। मेरुरज्जु के दो मुख्य कार्य हैं। पहला, शरीर के निचले भागों से आने वाली संवेदी जो आवेग हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले पेशीय आवेगों को सारे शरीर तक पहुंचाना। इसके द्वारा कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण होता है। तो पहला काम तो क्या है कि शरीर से जितने संवेग मिले उसको मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से जो आदेश मिले वो पूरे शरीर तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? मेरुरज्जु। और दूसरा क्या काम है इसका? प्रतिवर्ती क्रियाएं भी ये नियंत्रित करता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है ये हम यहाँ पर देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है वो होती है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको कह सकते हैं। एक ऐसी अनैच्छिक क्रिया जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन के तुरंत बाद घटित होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के चेतन के रूप में लिए गए निर्णय के बिना स्वतः घटित होती है। जैसे आंख झपकने की प्रतिवर्ती क्रिया है। जब भी कभी कोई वस्तु हमारे आंख के समीप अचानक आती है तो हमारी पलकें झपकती है। हालांकि हमारा तंत्रिका तंत्र कई प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे कि पुतलियों का फैलना सिकुड़ना, बहुत गर्म हो या बहुत ठंडी चीज़ से हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, सांस लेना, इनमें बहुत सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा की जाती है। इसमें मस्तिष्क सम्मिलित नहीं होता। परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे समस्त तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पूरे शरीर से जोड़ते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को कायिक तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया गया है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित किया गया है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः अनुकंपी और परा अनुकंपी भागों में बांटा गया है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? अनुकंपी और परा अनुकंपी। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं शरीर के अन्य अंगों को जोड़ने का कार्य करता है।
परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य अंगों के बीच में एक सेतु की तरह कार्य करता है। यह सूचना संवेदी ग्राहक को आँख, कान, नाक, त्वचा आदि से ग्रहण कर मस्तिष्क तक भेजता है और पुनः मस्तिष्क से जो आदेश प्राप्त होते हैं वो विभिन्न अंगों की मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाता है। तो ये कार्य किसका हो गया हमारा? ये कार्य हो गया हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, यहाँ पर ये कार्य हो गया। इसके बाद है कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र भी यहाँ पर दो भागों में बांटा है, जिसके कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका कहा है। कपालीय तंत्रिका जो है उसमें 12 जोड़े होते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों से निकलते हैं या और उस तक पहुँच जाते हैं। मेरु तंत्रिका तंत्र में 31 जोड़े होते हैं जो मेरु रज्जु से निकलते हैं। मेरु तंत्रिका के 2 कार्य होते हैं। मेरु तंत्रिका के संवेदी तंतु शरीर के सभी भागों, सिर के हिस्से को छोड़कर संवेदी सूचनाएं एकत्रित करते हैं और मेरु रज्जु तक भेजते हैं, जहां से फिर संवेदी सूचनाएं मस्तिष्क तक भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क से आने वाली पेशीय आवेग मेरु तंत्रिकाओं के पेशीय तंत्रों द्वारा मांसपेशियों तक भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र उन क्रियाओं का संचालन करता है जो सामान्यतः हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती। यह ऐसे आंतरिक प्रकारों जैसे सांस लेना, रक्त संचार, लार स्राव, उदर संकुचन, सांवेगिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की ये क्रियाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नियंत्रण में होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नियंत्रण में होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 खंड है, अनुकंपी और परानुकंपी। तो यहाँ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी कितने खंड है? 2 खंड है, अनुकंपी और परानुकंपी। यह भी यद्यपि दोनों के प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होते हैं, फिर भी दोनों संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए मिलकर यहाँ पर कार्य करते हैं। अनुकंपी खंड जो है वो आपातकालीन स्थितियों को संभालने का कार्य करता है। जब प्रबल और त्वरित कार्यवाही करनी होती है, जैसे संघर्ष है या पलायन की स्थिति है, जैसे आपके सामने कोई अचानक से सांप आ गया तो आप सोचेंगे थोड़ी, तुरंत भागने की कोशिश करेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा? आपका अनुकंपी खंड यहाँ पर कार्य करेगा। इस आपातकाल में पाचन क्रिया रुक जाती है, रक्त आंतरिक अंगों से मांसपेशियों की ओर दौड़ने लगता है तथा श्वास गति जो है वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति, हृदय गति और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी आपका बीपी बढ़ जाता है, सांस फूलने लग जाती है और आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस वहाँ पर होने लगती है। परानुकंपी खंड जो है वो मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। परानुकंपी खंड जो है वो किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। यह शरीर के आंतरिक तंत्र के नियमित कार्यों का संचालन करता है। आंतरिक तंत्र के नियमित कार्यों का संचालन किसके द्वारा होता है? परानुकंपी खंड के द्वारा होता है। जब आपातकालीन स्थिति समाप्त हो जाती है तब परानुकंपी खंड कार्यभार संभाल लेता है। यह अनुकंपी तंत्र की सक्रियता को कम करता है और व्यक्ति को शांत कर उसे सामान्य स्थिति में लाता है। परिणाम स्वरूप सभी शारीरिक क्रियाएं जैसे हृदय गति, श्वास गति और रक्त संचार वापस अपने किस पे आ जाते हैं? सामान्य स्तर पे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में फाइनली हम कह सकते हैं कि जो मानव का व्यवहार है उसके निर्धारण में तंत्रिका तंत्र की एक विशेष भूमिका है। अब इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। मानव शरीर की मूलभूत इकाई कौन है? कोशिका है। कोशिकाएं उत्तक से अंग और अंगों से तंत्र विकसित होते हैं। यही अंग तंत्र का विशिष्ट कार्य करते हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत एवं सबसे छोटी इकाई है, जिसको क्या कहा है? न्यूरॉन्स कहा है। यहाँ पर कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं के 3 प्रकार हैं: संवेदी, पेशीय और साहचर्य। संवेदी जो शरीर से सूचनाओं को लाती है शरीर में, ठीक है, ये शरीर से सूचनाओं को लाती है।
पेशियाँ जो शरीर में सूचनाएं शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। साहचर्य इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाए रखती है। तंत्रिका कोशिका का कार्य शरीर में सूचनाओं का संचरण करना है, जो विद्युत रासायनिक संवेगों के रूप में संचरित होता है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य दो प्रकार हैं, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं और परिधीय में बाकी अन्य सभी आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सुषुम्ना और मस्तिष्क आते हैं, यानी आपके वही मेरुरज्जु और मस्तिष्क आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र हमने दो प्रकार से पढ़ा है, न्यायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहाँ ये न्यायिक नहीं होगा, कायिक तंत्रिका तंत्र होता है। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो हम देखेंगे। तंत्रिका कोशिका के कौन से भाग में केंद्रक होता है? तो हमने पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र के काय यानी सोमा में केंद्रक होता है। सोमा में केंद्रक होता है। एक्सॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपका पार्ट है ये सोमा है जिसमें केंद्रक होता है। एक्सॉन संवेगों का संवहन करते हैं और माइलिन शीथ और रेनवियर बिंदु जो है वो संवेगों को आगे प्रेषित करने का कार्य करते हैं। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग तंत्रिका आवेग की गति बढ़ाने में सहायक है? तो माइलिन शीथ और रेनवियर बिंदु, ये दोनों, माइलिन शीथ और रेनवियर बिंदु दोनों ही आवेग की गति को बढ़ाने में सहायक है। यहाँ भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन और कामोत्तेजना आदि क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो यह हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। थैलेमस द्वारा संवेग जो हम ग्रहण करते हैं उनकी सूचनाएं वापस दी जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क में 12 कपालीय तंत्रिकाओं के जोड़े होते हैं और 31 जोड़े मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। 12 कपाल में और 31 मेरुरज्जु में। तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है। तंत्रिका कोशिका के प्रकार के नाम लिखो तो संवेदी है, पेशीय है और साहचर्य है। कायिक तंत्रिका तंत्र का क्या अर्थ है? और प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन सा है? आपका आँख का झपकाना एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, चाहे तो आप ये देख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। 11th का चैप्टर नंबर 4 हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। धन्यवाद।